Hello and welcome back to Shaheen Group of Institutions. I'm Fazlur Rahman dealing with modern Indian history. I have covered the chapter number 1 and I'm dealing with chapter number 2, the rebels and the Raj, the revolt of 1857. In this chapter, we have covered about the different places of revolt, and in this chapter we are covering the what the rebels wanted and the repression. हम इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ये रेबल्स जो थे, जो क्रांतिकारी थे, जो 1857 की क्रांति में शामिल होने वाले लोग थे, इनका एम क्या था, क्या वो चाहते थे, उनका मकसद क्या था, और इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि इनका दमन कैसे हुआ। आइए हम देखते हैं सबसे पहले कि क्या क्या टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं इसमें। एक तो हम ये सब टॉपिक है व्हाट द रेबल्स वांटेड, कि ये रेबल्स आखिर में चाहते क्या थे, और दूसरी चीज़ जो देखेंगे हम लोग इसके अंडर में विज़न ऑफ यूनिटी, की लोगों के जहन में एक तरह का विज़न था यूनिटी का, इत्तेहाद का, कि हिंदू और मुस्लिम या अलग अलग डिफरेंट कल्चर के लोग कैसे एक साथ मिलके ब्रिटिशर्स के खिलाफ, सप्रेशन के खिलाफ लड़ रहे थे। और इसमें चीज़ देखेंगे कि अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन, यानी जो ब्रिटिशर्स ने जुल्म सितम यहाँ पर ढा रखा था और जिस तरह से लोगों को दबा के रखा था, उसके खिलाफ जो है एक तरह से एक सिंबल था ये 1857 का रिवोल्ट। और इसके अलावा अल्टरनेटिव पावर का सर्च, यानी एक ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ उसके एक अलग तरीके का पावर इस्टेब्लिश करना, ये मकसद था। दूसरा सब टॉपिक इसमें है रेप्रेशन, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ब्रिटिशर्स ने इन क्रांतिकारियों का दमन कैसे किया। आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट चैप्टर व्हाट द रेबल्स वांटेड। रेबल्स या जो क्रांतिकारी थे ये चाहते क्या था, इनका मकसद क्या था। तो जैसा कि हमें पता है कि जो इस रिवोल्ट में विक्टोरियस हुए, जो जीते, वो ब्रिटिशर्स ही थे, और ब्रिटिशर्स ने बहुत ही सख्ती से और बहुत ही पावरफुल तरीके से क्रांतिकारियों को दबाना शुरू किया, उनको रिप्रेस करना शुरू किया। तो जो कुछ रिकॉर्ड हमें मिलता है वो ब्रिटिश का रिकॉर्ड है, जो ट्रायल और ट्रिब्यूलेशंस हैं, इसमें इनके ही हीरोइज्म की, ब्रिटिशर्स के हीरोइज्म की बहादुरी को दिखाया गया है। और इन लोगों ने रेबल्स को एक तरीके से एक अनग्रेटफुल या बार्बरिक लोगों के तौर पर देखा है, कि ये अनसिविलाइज्ड हैं और ये समाज के दुश्मन हैं, इस तरीके से इनको पेश किया है। और रेबल्स का जो रेप्रेशन हुआ, जो दमन हुआ क्रांतिकारियों का, उसको उसका मकसद क्या था कि जो वॉइसेस हैं, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं, उसको दबाना था एक तरीके से। और जो रेबल्स हैं, इनमें से कुछ रेबल्स को अपॉर्चुनिटी मिली कि अपने वर्जन को, अपनी हिस्ट्री को वो लोग लिखें। और इसके अलावा जो सिपाहीज थे और जो ऑर्डिनरी लोग थे, आम लोग जो रिवोल्ट में शामिल हुए थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, इलिटरेट थे, इस वजह से भी हमें ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं मिल पा रहे हैं। और जो कुछ हमारे पास सबूत हैं या जो कुछ भी हमारे पास सोर्सेज हैं इस टाइम की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, वो ब्रिटिशर्स के डॉक्यूमेंट्स ही हैं, लेकिन उसमें एक तरफा चीज़ें हैं, ब्रिटिशर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं। और जो किसानों के, ये एक तरह से कह सकते हैं जो सिपाहीज थे, जो आम लोग थे, उनका एस्पेक्ट उसमें मिसिंग है। इसके अलावा देखा जाए कि बहुत सारे प्रोक्लेमेशंस और इश्तेहारात इशू किए गए थे उस टाइम पे फॉर द यूनाइटिंग द पीपल। तो रेबल लीडर्स जो थे ये चाहते थे कि अपने आइडियाज़ को प्रोपिगेट करें और लोगों को परसुएट करें कि वो रिवोल्ट को ज्वाइन करें। तो इन इश्तेहारों से ज़रिए से हमें रेबल्स का पर्सपेक्टिव समझ में आता है। तो जो इश्तेहार हैं वही ओनली सोर्स हैं जिससे हमें रेबल्स के, यानी कि क्रांतिकारियों के पर्सपेक्टिव को हम समझ सकते हैं, और जितने रिकॉर्ड्स हैं उस सब तमाम रिकॉर्डों से हम ब्रिटिशर्स के ही पर्सपेक्टिव को जान सकते हैं। कई सारी तरह की कोशिशें हुई हैं कि 1857 में जो कुछ हुआ था उसको रिकॉर्ड किया जाए और उसको लिखा जाए, लेकिन ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो डिपेंडेंट हैं ब्रिटिश ने जो लिखा है, यानी सारी चीज़ें ब्रिटिश के सोर्सेज पर डिपेंडेंट हैं। और कुछ इश्तेहारात, कुछ प्रोक्लेमेशंस हैं जिनके ज़रिए से हम लोग उनके रेबेलियंस के या क्रांतिकारियों के एस्पेक्ट को जान सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें जो विज़न ऑफ यूनिटी था, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ये हमें इनकी इश्तेहारात से, जो कुछ इनके प्रोक्लेमेशंस थे, इनसे हमें इनके बारे में पता चलता है। ये जो विज़न ऑफ यूनिटी है, यानी कि एकता, या एक तरह से कह सकते हैं कि इत्तेहाद का एक सपना था लोगों का, और इसके लिए जो रेबल प्रोक्लेमेशंस थे, जो इश्तेहारात अलग अलग जगहों पर 1857 में इशू किया गया था, इसमें तमाम सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन को ये अपील किया गया था, वो चाहे किसी भी कास्ट के हों, किसी भी क्रीड के हों, किसी भी नस्ल के हों, उनसे कहा गया था कि रिवोल्ट को ज्वाइन करें। कई सारे इश्यूज जो प्रोक्लेमेशंस हुए थे, ये इशू किया गया था मुस्लिम प्रिंसेस के ज़रिए से, बहुत सारे मुस्लिम बादशाहों के ज़रिए से भी, और उसमें उनका नाम था, लेकिन उन्होंने जो हिंदू के सेंटिमेंट्स हैं, जो नॉन मुस्लिम के सेंटिमेंट्स थे, उसको भी उन्होंने एड्रेस करने की कोशिश किया था। वो चाहे हिंदू और मुस्लिम दोनों को रेबेलियन में, जंग में एक ऐसे तरीके से देख रहे थे कि अगर रेबेलियन में हमारी जीत होती है तो वो हिंदू मुस्लिम दोनों का यूनाइटेड विक्ट्री होगा, और अगर हम हारते हैं तो ये हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए लॉस की सिचुएशन रहेगी। तो ये गेन होगा या लॉस होगा, ये दोनों का होगा।
जो इश्तिहारात थे इसमें प्री ब्रिटिश टाइम के जो हिंदू मुस्लिम पास था, स्पेशली जो मुग़ल पीरियड में, और उसको जगाने की कोशिश किया गया था ताकि ये तमाम एक साथ लड़ सकें। और जो को प्रोक्लेमिनेशंस जो भी इश्तिहारात ये इशू कर रहे थे, जैसे बहादुर शाह ने अपने नाम से इशू किया था, और इसमें इन्होंने लोगों से कहा था कि वो अपने मुसलमान हैं तो मोहम्मदन जो रूल्स हैं या महावीर के रूल से जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो इस जंग को फाइट करें, इसमें हिस्सा लें, ताकि हम ब्रिटिशर्स के ऑपरेशन से छुटकारा पा सकें। इट वॉज रिमार्केबल डेट ड्यूरिंग द अपराइजिंग रिलीजियस डिविजन्स बिटवीन हिंदूज एंड मुस्लिम्स वर हार्डली नोटिसेबल डिस्पाइट ब्रिटिश अटेम्प्ट टू क्रिएट सच डिविजन्स। ये एक बात तो काबिल ज़िक्र है कि इन पूरे जो रिवोल्ट था 1857 का, ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश किया कि हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाया जाए, लेकिन जो यूनिटी देखने को मिलती है वो काबिल ज़िक्र है, काबिल तारीफ़ है। तो ब्रिटिशर्स ने कई अटेम्प्ट किया कि वो हिंदू मुस्लिम में डिवीजन कर सके, लेकिन ये चीज़ें नहीं हो पाई। बरेली जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में है, और दिसंबर 1857 को ब्रिटिशर्स ने 50,000 जो है वहाँ पर लोगों को भेजा, ट्रूप्स को 50,000 रुपीज़ खर्च किया ताकि हिंदू पॉपुलेशन को मुसलमानों के खिलाफ भड़काया जा सके, लेकिन ये अटेम्प्ट भी फेल हो गया। तो हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो इत्तेहाद थी, जो मेल जोल था, उसको तोड़ने की ब्रिटिशर्स ने बहुत कोशिश किया, और उस टाइम पे एट दैट इन दिसंबर 1857 कोशिश किया कि 50,000 इन्होंने पैसे खर्च करके भी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को नहीं तोड़ सके। जो ये पूरा रिवोल्ट ऑफ 1857 था, इसमें जो एक दूसरा बड़ा एम था वो एम था अगेंस्ट द सिंबल ऑफ ऑपरेशन, यानी ब्रिटिशर्स ने एक तरह से सबको ऑप्रेस कर रखा था, सबको दबा रखा था, जुल्म और तशद्दुद के सारे पहाड़ तोड़े जा रहे थे। तो इस तरह से जो प्रोक्लेमिनेशंस, जो इश्तिहारात थे, इसने जो है किसी भी तरीके के जो ब्रिटिश रूल से जुड़ी हुई चीज़ें थीं, जिसे वो फिरंगी राज के नाम से जानते थे, इसके खिलाफ इन्होंने उसको रिजेक्ट करना शुरू किया, उसका अपोज करना शुरू किया। ब्रिटिशर्स ने जो कुछ एनेक्सेशंस किया था उसको भी कंडेम करना शुरू किया, उसको एक तरह से उसके खिलाफ ये चीज़ें बोलने लगे, और जो कुछ इन्होंने किया था, जो ट्रीटीज़ इन्होंने साइन की थी अलग अलग तरीके की, उसको तोड़ दिया, ऐसा लोगों का दावा था। द ब्रिटिश द रेबल लीडर्स सेड कुड नॉट बी ट्रस्टेड। ये जितने भी रेबल लीडर्स थे, इनका यही कहना था कि ब्रिटिशर्स जो हैं इनको हम ट्रस्ट नहीं कर सकते, इन पर हम विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने हमेशा विश्वासघात ही किया है। पहले ये आपसे ये कहेंगे कि हम आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए आप सब्सिडरी अलायंस साइन करो, और बाद में ये खुद हड़प लेते हैं। तो इनकी जो हड़प की नीति थी वो अगेंस्ट द ट्रीटीज़ या एक अगेंस्ट द ट्रस्ट था। What enraged the people was how British land revenue settlement had disposed landholders. सबसे ज़्यादा जो लोगों को तकलीफ दे चीज़ थी, जिसका लोग अपोज कर रहे थे, जिसने लोगों को और ज़्यादा आउटरीच कर दिया था, उसका एक बड़ा कारण था कि लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स जो ब्रिटिशर्स ने यूज़ किया था, इसने लैंड होल्डर्स को, जो भी ज़मीन के मालिक थे, उनसे ज़मीनें छीन कर और वो अपने कब्जे में ले लिया, डिस्पोज कर दिया लैंड होल्डर्स को, चाहे छोटे हों या बड़े। और साथ ही साथ जो फॉरेन कॉमर्स था, इसमें भी फॉरेन कॉमर्स की वजह से जो आर्टिसंस थे या वीवर्स थे, जो छोटे छोटे कारीगर थे या जो बुनकर समाज था, इनको बड़ी प्रॉब्लम और बड़ी परेशानियां उठानी पड़ी, और ये तमाम चीज़ें जो है लोगों को आउटरीच कर दिया और लोग ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए आमादा हुए। Every aspect of British rule was attacked and the Firangi accused of destroying a way of life that was familiar and cherished. जो ब्रिटिश रूल के तमाम एस्पेक्ट्स को अलग अलग तरीके से, जिसका जो भी सिंबल था ब्रिटिश रूल का, उन तमाम को अटैक किया गया और फिरंगी राज को एक्यूज़ किया गया कि जो पहले से हमारा वे ऑफ लाइफ था, जो इंडियंस का या जो मजदूरों का या सिपाहीस का, उसको इन्होंने ख़राब किया, ख़त्म किया। तो रेबल्स चाहते थे कि अपनी उस दुनिया को रिस्टोर करें जो अंग्रेज़ों से पहले की दुनिया थी। तो इस तरह से एक नए युग का ये लोग शुरुआत करना चाहते थे। जो कुछ प्रोक्लेमिनेशंस या इश्तिहारात उस टाइम के मिले हैं, इसमें जो है एक फियर दिखता है, और ये फियर क्या था कि जो ब्रिटिशर्स हैं ये रिलीजन्स और कास्ट को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। ये सबसे बड़ा डर था, और जब भी कभी रिलीजन और कास्ट पर कोई हमला होता है, अटैक होता है, तो लोग और ज़्यादा आउटरेजियस हो जाते हैं और क्रांतिकारी बनते हैं। तो ये एक बड़ा रीज़न था कि लोगों को ये लगता था, लोगों को ये खौफ था कि जो कास्ट और रिलीजन है ये ब्रिटिशर्स डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, और हिंदूज़ और मुस्लिम्स को ये क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये एक ऐसा फियर था, एक ऐसा डर था जिसको लोगों ने बिलीव किया, और उस टाइम पर बहुत सारी तरह के र्यूमर्स को फैलाना शुरू किया। लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि कैसे र्यूमर्स फैल रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और ये अल्टीमेटली तमाम चीज़ें रिवोल्ट ऑफ 1857 में कंट्रीब्यूट करती हैं। पीपल वेर अर्ज्ड टू कम टुगेदर एंड फाइट टू सेव देयर लाइवलीहुड। लोगों से ये गुजारिश किया गया, उनसे ये अर्ज किया गया
कि एक साथ आके और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ें ताकि अपनी रोजी रोजगार को बचाया जा सके, सेव देयर लाइवलीहुड, देयर फेथ, अपने अकीदे को, अपने ईमान को बचाया जा सके, अपनी इज्जत और अपनी आइडेंटिटी को बचाया जा सके। तो इस तरह से ये जो फाइट थी, जो लड़ाई थी, ये ग्रेटर पब्लिक गुड के लिए थी, यानी तमाम लोगों के भलाई के लिए लड़ाई थी। तो इस तरीके से लोगों ने रिवोल्ट ऑफ 1857 में नॉर्थ इंडिया के लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। एज नोटेड अर्लियर, इन मेनी प्लेसेस द रेबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश वाइडेंड इनटू अटैक ऑन ऑल दोज वेयर सीन एज एलाइज ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिशर्स के या लोकल ऑपरेशन के जो दोस्त थे, एलाइज थे, इन तमाम सिंबल्स को, उन तमाम ब्रिटिशर्स से जुड़े हुए लोगों पर अटैक करना शुरू किया गया। और आमतौर से कभी कभी क्या होता था कि जो रेबल्स थे, जो क्रांतिकारी थे, ये जानबूझकर जो सिटी के एलाइट्स होते थे, यानी शहर के जो असरदार लोग होते थे, असर और रसूख वाले लोग होते थे, उनको ह्यूमिलिएट करना, उनके साथ बदतमीजी करना या उनको डिस्ट्रॉय करना शुरू किया। द विलेजेस दे बर्न्ट इन द विलेजेस, यानी गाँव में जो अकाउंट बुक्स थे, जो खाता बुक्स थे, उनको भी इन्होंने जलाना शुरू किया। और जो मनी लेंडर्स थे, जिनको मनी लेंडर्स को जो ब्रिटिशर्स के एजेंट माने जाते थे, इनके घरों को लूटना पाटना शुरू कर दिया। इस तरह से जो ट्रेडिशनल हायरार्कीज थी उसको चेंज करने का एक अटेम्प्ट दिखता है, इसमें कोशिश दिखती है। और जो भी ऑपरेसर था, जो भी जुल्म था, जो तशद्दुद था, जो ब्रिटिशर्स एक तरीके से पूरे टेरिटरी को कंट्रोल करके बैठे थे, उसके खिलाफ ये पूरा एक कोशिश थी। जो रेबेल्स थे, जो क्रांतिकारी थे, वो ब्रिटिशर्स को ओवरथ्रो करना चाहते थे। इससे हमें दिखता है कि एक अल्टरनेटिव विजन है और एक तरीके से देखा जाए कि एक इगैलिटेरियन सोसाइटी को इस्टेब्लिश कर रहे थे। इगैलिटेरियन सोसाइटी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें तमाम लोगों को समानता हो, सभी लोगों को राइट्स मिले। तो ये लोग एक ऐसा सोसाइटी क्रिएट करना चाहते थे, जो रेबल्स थे, जो इगैलिटेरियन सोसाइटी हो। लेकिन ये लोग अपने मकसद में कामयाब नहीं होते हैं और ब्रिटिशर्स ने बहुत ही बुरी तरीके से इनको रिप्रेस करने की कोशिश की। The vision were not articulated in the proclamations which sought to unify all social groups in the fight against फिरंगी राज। जो विजन था इनका ये वाला, ये बहुत अच्छी तरीके से प्रोक्लेमेशंस में नहीं था, बल्कि जो भी प्रोक्लेमेशंस थे, जो भी इश्तिहारात और ऐलानात थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ लोगों से ये कहा जाता था कि फिरंगी राज के खिलाफ, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ यूनाइटेड होकर, इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड, आप तमाम लोग इसमें हिस्सा लें और लड़ाई करें। इस तरह की बातें हो रही थी। द सर्च फॉर अल्टरनेटिव पावर। अब दूसरी बात ये थी कि जब ब्रिटिशर्स को ओवरथ्रो करना है तो एक अल्टरनेटिव पावर भी इस्टेब्लिश करना होगा। तो एक ऐसा अल्टरनेटिव पावर का सर्च करना भी इनका एक मकसद था। तो हमने देखा कि व्हाट द रेबल्स वांटेड, तो पहली चीज़ क्या थी कि इनमें एक सेंस ऑफ यूनिटी थी। दूसरी चीज़ क्या थी कि ये लोग जो ब्रिटिश राज है उसके खिलाफ चीज़ें कर रहे थे, उसको अपोज कर रहे थे, और फिर एक अल्टरनेटिव पावर इस्टेब्लिश करना चाहते थे। तो वंस द ब्रिटिश रूल हैड कोलैप्स, जब ब्रिटिश रूल पूरी तरह से ख़त्म हो गया, तो बहुत सारी जगहों पर जो क्रांतिकारी थे, जैसे दिल्ली है, लखनऊ है, कानपुर है, यहाँ पर इन्होंने अपने काइंड का एक स्ट्रक्चर बना लिया, इस्टेब्लिश कर लिया, जहाँ पर वो अपनी अथॉरिटी और अपने एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना शुरू कर दिए। तो इंडिया में उस टाइम पे 1857 में जब रिवोल्ट हुआ और ब्रिटिशर्स इतने ज़्यादा परेशान हो गए क्रांतिकारियों से कि वो खुद जो है अपनी जान और अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए कोशिशें कर रहे थे। ऐसे वक्त में बहुत सारी जगहों पर, जैसे दिल्ली है, लखनऊ है, कानपुर है, इन तमाम इलाकों में क्रांतिकारियों ने अपनी गवर्नमेंट इस्टेब्लिश कर ली और अपने तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन करना शुरू कर दिया। दिस वाज ऑफ कोर्स शॉर्ट लिव्ड, ये बहुत ही कम समय तक शॉर्ट लिव्ड रहा, लेकिन ये एक ऐसी कोशिश थी जिसने दिखाया कि जो रेबल लीडरशिप है, ये एक ऐसा प्री ब्रिटिश पावर जो वर्ड था, जो ब्रिटिशर्स के आने से पहले जो दुनिया थी, जिस तरीके से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था, उन चीज़ों को दोबारा से रिस्टोर करने की बात हो रही थी। तो जो भी लीडर्स थे, ये कोर्ट के कल्चर की तरफ वापस गए। जो कल्चर ऑफ कोर्ट था मुगल पीरियड में, और इस तरीके से बहुत सारे पोस्ट में जो है अपॉइंटमेंट्स होने शुरू हुए और अरेंजमेंट्स किए जाने लगे ताकि लैंड रेवेन्यू कलेक्शन हो सके, और जो ट्रूप्स हैं, जो फौज है, उनको पेमेंट के लिए भी। तो एक पैरेलल गवर्नमेंट्स कई सारी जगहों पर इस्टेब्लिश हो गई। जब ब्रिटिश राज पूरी तरह से हिल गया, उसकी दीवारें बिल्कुल शेक होने लगी, और ऐसा लग रहा था जैसा कि एक ब्रिटिशर्स ने कहा है कि ताश के पत्ते की तरह सारा जो ब्रिटिश एम्पायर था वो कोलैप्स कर गया। तो ऐसी सिचुएशन में लोकल लीडर्स जो है वो अपना एक कोर्ट का सिस्टम शुरू कर दिया उन्होंने, और अलग अलग पोस्ट पे उन्होंने अपॉइंटमेंट्स भी करने शुरू कर दिए, और इस तरह से अरेंजमेंट्स बनाए कि कैसे रेवेन्यू कलेक्शन करना है ताकि ट्रूप्स को, जो फौजी उनके टेरिटरी में, उनको ये लोग पेमेंट कर सकें। इसकी तरह से ऑर्डर्स ऐसे भी इशू किए गए ताकि लूट को स्टॉप किया जा सके और प्लंडर को, यानी कि जो लूट मार था उसको भी ख़त्म किया जा सके। साइड बाय साइड प्लान्स वे मेड टू फाइट बैटल्स अगेंस्ट द ब्रिटिश। साथ ही साथ ये पैरेलल गवर्नमेंट तो फॉर्म हो गई, लेकिन साथ ही साथ ये भी कोशिश थी कि कैसे ब्रिटिशर्स से लड़ना है, इसकी भी तैयारी करना शुरू कर दिया, और इस तरह से चेन ऑफ कमांड भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया आर्मी में। इन ऑल दिस द रेबल
harked back to the 18th century Mughal word, a word that became a symbol of all that had been lost. इन तमाम चीज़ों से जो रेबल्स ने, ये जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो क्रांतिकारी थे, ये तमाम के तमाम 18th सेंचुरी के टाइम पर जो मुग़ल कोड था, मुग़ल दुनिया थी, उसको दोबारा से इस्टेब्लिश करने की कोशिश किया. एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स जो था, जो रेबल्स ने इस्टेब्लिश किया था, वो प्राइमरी उसका जो मकसद था कि जो जंग की डिमांड है, डिमांड ऑफ वॉर, उसको पूरा किया जा सके. यानी 1857 में जहाँ ब्रिटिशर्स से लड़ाई हो रही है, उस सिचुएशन में, उस वक्त में क्या डिमांड है, उसको पूरा किया जाए. हाउएवर इन मोस्ट केसेस दीज स्ट्रक्चर्स कुड नॉट सर्वाइव द ब्रिटिश ऑनस्लॉट. लेकिन उसके बाद में जब ब्रिटिशर्स ने हमला करना शुरू किया, अटैक करना शुरू किया, तो ये जो स्ट्रक्चर्स थे, जो कोर्ट लाइक सिचुएशंस बन गई थी, अलग अलग पैरेलल गवर्नमेंट्स बन गई थी, वो सर्वाइव नहीं कर पाई. लेकिन अवध में जहाँ पर ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो रेजिस्टेंस था, वो काफ़ी दिनों तक था और काउंटर अटैक के प्लान्स हो रहे थे. लखनऊ कोर्ट जो था, इसके ज़रिए से प्लानिंग हो रही थी कि कैसे ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाया जाए. और ये 1857 से लेके 1858 तक ये लड़ाई जारी रही और अवध में लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सख्ती से, ये कह सकते हैं कि बहुत ही बहादुरी से ब्रिटिशर से लड़ते रहे और आखिर दम तक लड़ा. पूरे 1 साल तक ये लड़ाई चलती रही. तो इस तरह से ये एक तरह से एम देखा जाए कि यूनिटी है, या ब्रिटिश ऑपरेशन के खिलाफ लड़ना है और एक अल्टरनेटिव पावर इस्टेब्लिश करना है. दिस वेयर एम्स ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. अब इनको ब्रिटिशर्स ने बहुत ही सख्ती से, बहुत ही बेदर्दी से सप्रेस करना शुरू किया, उनका दमन करना शुरू किया. तो ये बहुत ही क्लियर है, जो भी 1857 के अकाउंट्स हैं, जो भी रिकॉर्ड्स हैं, कि ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ही बुरा वक्त था और एक इजी टाइम नहीं था. ठीक है, ये बहुत ही मुश्किल टाइम था. और जब भी नॉर्थ इंडिया को कंक्वर करने के लिए जब फौज भेजते थे ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स ने कई सारे लॉज पास किए. इस ज़माने में इंसर्जेंसी को, जो एक पूरा हथियारबंद गिरोह ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ खड़ा हो गया था 1857 की क्रांति में, इससे लड़ने के लिए ब्रिटिशर्स ने कई सारे एक्ट पास किए. और कई सारे एक्ट ऐसे थे जो मई जून 1857 में पास किए गए. और इसमें जो है पूरे नॉर्थ इंडिया में को मार्शल लॉ के अंडर में रख दिया गया. और कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स जो हैं, इनको ये कहा गया कि वो इंडियन जो भी सस्पेक्ट हैं, उनको पनिश किया जा सके. दूसरे शब्दों में अगर देखा जाए कि ऑर्डिनरी प्रोसेस ऑफ लॉ एंड ट्रायल वेर सस्पेंडेड. जो आमतौर से पहले लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए ट्रायल होते थे, उसको सस्पेंड कर दिया गया. और ये कहा गया कि जो भी रेबिलियन हैं, जो भी क्रांतिकारी हैं, जो भी बागी हैं, उन तमाम को पकड़ पकड़ के सज़ा देना जाए. और सबको एक ही सज़ा है, डेथ. सबको जान से मार दिया जाए. और यही वजह है कि उस टाइम पर बहुत सारे मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम्स को, स्पेशली उलमा को भरे मार्केट में और पेड़ों पर टांग कर फांसी चढ़ाई गई थी. तो इस तरह से देखा जाए कि स्पेशल लॉज इस्टेब्लिश कर दिए ब्रिटिशर्स ने. और इन्फोर्समेंट जो है ब्रिटेन से मंगाए उन्होंने, ताकि जो सप्रेसिंग रिवोल्ट, यानी रिवोल्ट को खत्म करने की जो कोशिशें थी, उसको पूरा किया जा सके. दे लाइक द रेबल रिकॉग्नाइज द सिंबॉलिक वैल्यू ऑफ दिल्ली. और दिल्ली को इन्होंने, चूँकि उस टाइम पे दिल्ली से ही ये चीज़ें शुरू हुई थी और मुग़ल के सपोर्ट से, तो बाद में ब्रिटिशर्स ने न सिर्फ ये कि बहादुर शाह जफ़र को रंगून की जेल में भेज दिया, बल्कि उनके जो साहिबजादे थे, उनके बेटों को सर कलम करके और थाली में उनके सामने पेश किया. तो एक तरह से जो रिप्रेशन था, ये दिल्ली से ही शुरू हुआ और दिल्ली के बाद आगे अलग अलग जगहों पर ये रिप्रेशन शुरू हुए. द ब्रिटिश दस माउंटेड ए 2 pronged अटैक, यानी दो तरफ से इन्होंने अटैक करना शुरू किया. एक कलकत्ता की साइड से नॉर्थ इंडिया में, और एक पंजाब की साइड से. यानी ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड से अटैक होना शुरू हुए, ताकि जो दिल्ली है इसको कंक्वर किया जा सके और पीसफुली जो है इसको कब्जे में लिया जा सके. ब्रिटिशर्स ने दिल्ली को रिकवर करना शुरू किया जून 1857 में. बट इट वाज ओनली इन लेट सितंबर दैट द सिटी वाज फाइनली कैप्चर्ड. जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, पूरे 4 महीने तक ब्रिटिशर्स कोशिश करते रहे दिल्ली को रिकवर करने की. और अल्टीमेटली सितंबर के आखिर में जाके इसको रिकवर करने में कामयाब हुए. द फाइटिंग ऑन बोथ साइड्स वेर हैवी. दोनों साइड में, वो चाहे इंडियन साइड हो, जो मुगल साइड हो, या ब्रिटिशर्स के साइड में हो, दोनों तरफ फाइटिंग हुई और दोनों का लॉस बहुत ज़्यादा हुआ. इसका जो एक बड़ा रीज़न है कि जो रेबल्स थे, ये पूरे नॉर्थ इंडिया में जो लोग थे, ये अपनी कैपिटल को डिफेंड करने के लिए आ गए थे. यानी कि मेरठ से भी लोग दिल्ली पहुँचे थे और अवध से भी, अलग अलग इलाकों से, पूरे नॉर्थ इंडिया से लोग दिल्ली को बचाने के लिए, मुगलिया सल्तनत को बचाने के लिए कोशिशें कर रहे थे. इसलिए ब्रिटिशर्स के लिए बड़ा मुश्किल पड़ रहा था इस सिचुएशन में. और दूसरी चीज़ ये है कि जो गैंगेटिक प्लेन था, जो गंगा का मैदान है पूरा, ये ब्रिटिशर्स जो है यहाँ पर इनका कंट्रोल काफ़ी कमज़ोर था. और जो फोर्सेस थे वो विलेज टू विलेज जाके रिकंक्वर करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था.
इसके अलावा जो पूरी कंट्री साइड थी और जो वहाँ के लोग थे यानी कि आसपास के जो इलाके थे वो बड़े हॉस्टाइल थे ब्रिटिशर्स के लिए। तो जैसे ही उन्होंने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन शुरू किए तो ब्रिटिशर्स ने ये रियलाइज़ किया कि ये जो म्यूटनी है सिर्फ म्यूटनी से नहीं लड़ना है बल्कि जो इनका पॉपुलर सपोर्ट है, जो ह्यूज पॉपुलर सपोर्ट है, उससे भी लड़ना है। सिंपल सी बात थी कि ब्रिटिशर्स ने ये सोचा था कि हम इस म्यूटनी को, इस बगावत को ख़त्म कर देंगे, लेकिन जब इसको गांव-गांव जाने लगे ये तो पता चला कि आवाम जो है, आम पब्लिक जो है वो भी ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ हो चुकी थी और सभी लोग ब्रिटिश ऑपरेशन के ख़िलाफ़, ब्रिटिश सिंबल्स के ख़िलाफ़ अटैक करना शुरू कर दिया था। एक मैप है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि रिवोल्ट के इंपॉर्टेंट सेंटर्स क्या क्या थे और ब्रिटिशर्स ने कैसे अटैक करना शुरू किया। तो ये देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ से कलकत्ता से बनारस होते हुए कानपुर और आगरा साइड में ये एरो देख रहे हैं आप, इस तरह से इनकी फ़ौज जाके अटैक कर रही है। ये साउथ से महाराष्ट्र साइड से भी और ऊपर पंजाब और लाहौर के साइड से भी दिल्ली में फ़ौज आ रही है ब्रिटिशर्स की। और इस तरह से ये ब्रिटिश जो है अलग अलग तरीके से जो है इसको इस रिवोल्ट को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे। अवध को अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने एक 4/6 यानी कि 3/4 जो है एडल्ट पॉपुलेशन को बोला कि ये सब रेबेलियन हो गए हैं। इन्होंने क्या, ब्रिटिशर्स ने अंदाज़ा लगाया कि अवध, सिर्फ अवध के इलाके में 3/4 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई। और जो एरिया था इसको मार्च 1858 में कंट्रोल में लाया गया आफ्टर प्रोट्रैक्टेड फाइटिंग, यानी बहुत ज़्यादा लड़ाई के बाद ही जाके अवध के क्षेत्र को भी अपने कंट्रोल में ब्रिटिशर्स कर पाए। द ब्रिटिश यूज्ड मिलिट्री पावर ऑन ए gigantic scale but this was not the only instrument they used। ब्रिटिशर्स जो हैं इन्होंने बहुत ज़्यादा मिलिट्री यूज़ किया, फोर्स यूज़ किया ताकि इसको कब्जे में लिया जा सके। और प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश जो है यहाँ पर बड़े हिस्से पर जो है जो बिग लैंड होल्डर्स थे या पीजेंट्स थे, ये तमाम के तमाम जो है इस रेजिस्टेंट में यूनाइटेड हो गए और ब्रिटिश ने इनकी यूनिटी को तोड़ने की कोशिश किया और एक वादा किया लोगों से, प्रॉमिस किया कि जो बिग लैंड होल्डर्स हैं उनके स्टेट्स को वापस कर देंगे। एक तरीके से देखा जाए कि कई सारे इलाकों में जो राजा थे या जो छोटे लैंडलॉर्ड्स थे उन तमाम से ये ब्रिटिशर्स ने वादा किया कि अगर वो साथ देंगे ब्रिटिशर्स का इस म्यूटनी को रोकने में, रिवोल्ट ऑफ 1857 को रोकने में, तो उनकी लैंड होल्डिंग्स, उनके स्टेट्स को हम वापस कर देंगे। इस तरह से जो रेबेल लैंड होल्डर्स थे उनको डिस्पोज किया गया और जो लॉयल थे उनको रिवार्ड किया गया। तो दो चीज़ें हैं कि जो लोग रेबेल थे ऐसे लैंड होल्डर्स को डिस्पोज किया गया और जो लोग ब्रिटिशर्स का सपोर्ट कर रहे थे, लॉयल थे, उनको रिवॉर्ड किया गया। और बहुत सारे लैंड होल्डर्स जो हैं ये फाइटिंग में ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है मर भी गए और बहुत सारे लोग नेपाल भी भाग गए, जैसे नाना साहब हैं, या एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो अवध की बेगम थी हज़रत महल, ये भी नेपाल को फ़रार हो गई थी। तो ये तमाम कहानियाँ हैं, तमाम इश्यूज़ हैं कि किस तरीके से बहुत सारे जो ज़मींदार हैं, बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स हैं, वो ब्रिटिशर्स से फ़ाइट के दौरान बहुत सारे लोग मारे जाते हैं और काफ़ी सारे लोग नेपाल की तरफ, जो नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश का रीजन है वहाँ से नेपाल की तरफ भी लोग चले जाते हैं और बाद में बीमारी की वजह से, भुखमरी की वजह से मर जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कुछ इमेजेस हैं जो रिवोल्ट ऑफ 1857 की हैं और जो पेंटिंग्स हैं, और इसके अलावा हम लोग PYQs भी डिस्कशन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच। मीट यू टुमारो।